वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। मेरा नाम है प्रतिमा और दोस्तों हमेशा की तरह हाजिर हूं लेकर आज का हेल्थ टॉक। और आज के डॉक्टर्स इंटरव्यू में आज हमारे साथ हैं KGMU लखनऊ के डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू फॉर इनविटेशन, बहुत बहुत धन्यवाद जी। दोस्तों हम आपके लिए आज एक ऐसा अहम विषय लेकर आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा ना हम लोगों से जुड़ा हुआ है। मतलब बहुत खुशी का विषय नहीं है ये, एक बहुत ही ज़्यादा सोचने वाला और बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या बनती जा रही है, डिप्रेशन। जी हाँ, आजकल जिससे पूछे सभी कहते हैं कि हाँ भाई टेंशन रहती है। मतलब सोशल मीडिया पे भले हम कितना भी हंसते हो, कितना ही ज़्यादा दिखाते हो कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना एक वो छोटी सी वो जो हैप्पीनेस जो हम बचपन में फील करते थे वो कहीं ना कहीं मिस हो गई है। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, डिप्रेशन यानी अवसाद। तो इस बारे में हम जानेंगे डॉक्टर साहब से। सर सबसे पहले तो बताइए कि क्या है ये डिप्रेशन और क्या आज इतना ज़्यादा क्यों लोगों के बीच में ये फैलता जा रहा है? जी देखिए, जैसे आपने कहा कि हम सभी ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे भावनात्मक स्तर में उतार चढ़ाव होता है। एज ए मेडिकल डॉक्टर मैं कुछ चीज़ें पहले क्लैरिफाई करना चाहूँगा। देखिए, डिप्रेशन या अवसाद एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है। ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो जीवन के सामान्य उतार चढ़ाव है, जैसे कि हम सभी कभी महसूस करते हैं कि कभी खुश हैं, कभी उतना ज़्यादा खुश नहीं है, या हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति चल रही है जो उस तनाव पैदा कर रही है जी। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाले समय से गुजर रहे हैं हम लोग, या जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जो हमारी उम्मीद के अनुरूप नहीं चल रहा है। तो ऐसी अवस्था में मन का पूरी तरीके से प्रसन्नचित्त न होना और मन का पूरी तरीके से आशावान न फील करना, काफ़ी लोग ऐसा महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब एज ए डॉक्टर हम डिप्रेशन या अवसाद की बात करते हैं तो वो एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है और उसको स्पेसिफाई करने के लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज मीट होने चाहिए। अब वो स्पेसिफिक क्राइटेरियाज क्या हैं? जब हम किसी व्यक्ति को कहेंगे कि इस व्यक्ति को डिप्रेशन एक मानसिक रोग के तौर पर हो सकता है, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज के हिस्से हैं वो 3 लक्षण होते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति निरंतर लगातार निराश उदास बना रहे और ये निराशा और उदासी लगातार बनी रहे ज़्यादातर समय दिन के, और ये परसिस्ट करे कम से कम 2 हफ्तों तक। अच्छा, तो ये एक प्रमुख लक्षण है। उसके साथ में 2 और एसोसिएटेड बातें महत्वपूर्ण होती हैं कि इस अवस्था के साथ में कोई व्यक्ति अगर ये महसूस करे कि उसकी एनर्जी, जो उसकी ऊर्जा है, उस ऊर्जा का स्तर कम है और वो लगातार कम बना रह रहा है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति बहुत जल्दी थक जाता है और उसको किसी काम में रुचि नहीं होती। और तीसरी बात है कि उसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट और प्लेजर नहीं आ रहा है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति कुछ चीज़ों में उसको इंटरेस्ट का आभास होता है और जब वो अपने इंटरेस्ट के काम करता है तो उसको उस समय खुशी का एहसास होता है। अगर किसी व्यक्ति को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और किसी भी चीज़ों में खुशी का एहसास नहीं हो रहा है, तो अगर ये लक्षण मिले हुए किसी व्यक्ति में आ रहे हों और वो लगातार लंबे समय तक चल रहे हों, कम से कम 2 हफ्ते तक, तो ये कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है। ये प्रारंभिक स्क्रीनिंग सिम्टम्स हैं। हालांकि इसके साथ कुछ और लक्षणों का भी होना आवश्यक होता है डायग्नोसिस बनाने के लिए, जैसे कि ज़्यादातर लोगों में ऐसी अवस्थाएं हो सकती हैं कि उनके ध्यान लगाने की क्षमता में कमी हो जाए, कंसंट्रेशन की एबिलिटीज़ में कमी हो जाए, उनके मन में जो विचार हैं वो नकारात्मक हो जाए, ज़्यादातर निराशा भरे, हताशा भरे और जीवन के प्रति दुख भरे विचार उनके मन में हावी रहें। कई बार अगर डिप्रेशन लंबे समय से चल रहा हो और डिप्रेशन गहरा हो जाए तो लोग अपने जीवन के प्रति भी हताश होने लग जाते हैं और उनको अपने को नुकसान पहुंचाने के लक्षण आने लग सकते हैं। तो ये भी डिप्रेशन का एक सिम्टम हो सकता है। नींद की समस्या एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है डिप्रेशन का, और ये देखा जाता है कि लगभग 90% लोग जो डिप्रेशन के शिकार हैं उनको नींद में किसी न किसी तरह की समस्या होती है। ये नींद की समस्याएं कई तरीके की हो सकती है। जैसे कुछ लोगों में नींद की समस्या ऐसी होती है कि नींद उनको आने में दिक्कत होती है, कि उनकी नींद की शुरुआत बेहतर नहीं हो पाती। कुछ लोगों की नींद आ तो जाती है लेकिन वो रात में टूटी टूटी नींद रहती है और हल्की नींद रहती है, जिससे कि वो जब सुबह उठते हैं तो उनको लगता है कि हम सोए तो लेकिन फ्रेश नहीं महसूस कर पा रहे हैं।
और काफ़ी कॉमन और एक स्पेसिफिक बात होती है जिसको डिप्रेशन के साथ में काफ़ी स्पेसिफिकली लिंक किया जाता है, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग। अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने सामान्य उठने के समय से 2-3 घंटे पहले उसकी आंख खुल जा रही है और फिर वो दोबारा सो नहीं पा रहा है। तो ये अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग एक काफ़ी स्पेसिफिक सिम्टम डिप्रेशन का कहा जाता है, जो काफ़ी लोगों में हो सकता है। हालांकि कुछ लोगों में नींद की एक विपरीत परिस्थिति भी हो सकती है जिसमें वो सामान्य से ज़्यादा सोने लगते हैं, कि अगर वो सामान्य 8 घंटे सोते हैं तो अब वो दिन में 10, 12, 14 घंटे सोते हैं और उसके बावजूद भी वो दिन भर थका थका और परेशान महसूस करते हैं। तो अब ये देखिए, जो शुरुआत जिस आधार पर हमने करी थी कि डिप्रेशन एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें ये सारी चीज़ें, इनमें ज़्यादातर लक्षण किसी एक व्यक्ति में प्रेजेंट हों और वो एक निरंतर समय तक चले, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये इस बात को और थोड़ा क्लैरिफाई कर सकता हूँ कि जैसे जो सामान्य उतार चढ़ाव है भावनाओं का, वो बिल्कुल नॉर्मल है, सब लोगों में होता है कि अगर मेरे मान लिए 5,000 रुपये गुम गए तो मैं 2-4 घंटों तक उदास रह सकता हूँ। अगर मुझे आज मेरे पिताजी से डांट पड़ी तो हो सकता है 2 दिन तक मेरा मन खराब रहे, या अगर मेरी पत्नी से आज मेरी झगड़ा हो गया तो हो सकता है कुछ दिनों तक मैं लो फील करूँ। तो मतलब ये अवस्था, छोटी मोटी बातें जैसे हो जाती हैं आम जिंदगी में हमारी, तो उनसे कुछ समय तक तो उदासी ठीक है, लेकिन अगर ये उदासी, ये टेंशन जो है आपकी 2 हफ्ते से भी ज्यादा रहती है जी, इसका मतलब आप डिप्रेशन की चपेट में आ गए। आप डिप्रेशन की चपेट में हो सकते हैं। एक डॉक्टर जब आपको इंटरव्यू करता है और जब आपकी परिस्थिति को बेहतर ढंग से समझता है तो वो कंफर्म कर सकता है कि क्या वास्तव में डिप्रेशन है या फिर ये किसी और परिस्थिति की वजह से हो रहा है ऐसा। जी, तो सर क्या डिप्रेशन जब ऐसे व्यक्ति को हो जाता है और जैसे कि आपने कहा कि 2 हफ्ते से ज़्यादा समय तक रहता है, तो अगर नॉर्मल छोटी मोटी बातें हो गई आम जिंदगी में जो होती रहती हैं कि कहीं किसी से बहस हो गई या कोई बात हो गई, तो थोड़े वक्त के लिए तो टेंशन हो जाती है किसी किसी को, लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात हो गई, कोई उसका अपना अगर उसकी ज़िंदगी से चला गया, किसी की डेथ हो गई जी, तब सर उस स्थिति में? बिल्कुल, आपने बहुत ही रेलेवेंट सवाल पूछा है, इसीलिए मैंने ये बात जोड़ी थी कि एक डॉक्टर जब इंटरव्यू करता है आपको तो वो कंफर्म करता है कि वास्तव में डिप्रेशन है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत सारे न्यूएंसेस है यहाँ पर। अब न्यूएंसेस क्या हैं, देखिए कि अगर जैसे आपने जो उदाहरण दिया कि किसी व्यक्ति के जीवन से अगर कोई अपना चला गया जी, तो ये एक ऐसी अवस्था है जिस समय निराश, उदास, हताश, उसके जीवन में ऊर्जा की कमी लगना, भूख न लगना, नींद न आना, ये सारे लक्षण किसी भी सामान्य व्यक्ति को हो सकते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में इस परिस्थिति को बीरीवमेंट कहा जाता है। ये एक सेपरेट इश्यू है और बीरीवमेंट को डिप्रेशन से डिफ्रेंशिएट करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो अगर उस बीरीवमेंट में डिप्रेशन में डिफ्रेंशिएट करने के कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं और उन चीज़ों के आधार पर, जैसे बीरीवमेंट का व्यक्ति केवल अपने जिस व्यक्ति की मौत हुई है केवल उसके बारे में ही विचारग्रस्त होता है, लेकिन उसको पूरे जीवन के बारे में हताशा और निराशा के विचार नहीं आते। वो केवल उस बात से दुखी होता है कि व्यक्ति मेरे जीवन से चला गया है और वो उनकी यादों में खोया रहता है और उसको ये लगता है कि मैं ये करता तो शायद ये व्यक्ति न जाता, या ये करता तो ये व्यक्ति बच सकता था। इस तरह की बातें हो सकती हैं जो कि बीरीवमेंट का नॉर्मल पार्ट है। लेकिन अगर एक ब्रॉड जनरल होपलेसनेस लाइफ के बारे में आ रही है, नींद और भूख में समस्या बहुत ज़्यादा है और किसी व्यक्ति में गंभीर आत्महत्या के विचार जैसे भी आने लग गए, तो ऐसी परिस्थितियों में बीरीवमेंट की परिस्थिति में भी डिप्रेशन को हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे कि बीरीवमेंट के अलावा और ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जो कॉमन है, जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि ब्रेकअप। आजकल के जीवन में ये रिश्तों का बनना और बिगड़ना एक बहुत ही आम बात है। तो बहुत बार जब ब्रेकअप होता है उस समय भी मनोभाव में परिवर्तन नॉर्मल होता है। तो इसी तरह जैसे हम पहली बात कर रहे थे, इसी तरह से उसको भी डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि ये क्या क्लिनिकल डिप्रेशन है या व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थिति की वजह से तात्कालिक रूप से दुखी और उदास है, जिसको कि दूसरे ढंग से हैंडल किया जाना चाहिए। जी सर, अगर डिप्रेशन के हम प्रकार की बात करें तो ये कितने टाइप्स का होता है? जी देखिए, डिप्रेशन डॉक्टर्स क्लिनिकली उसको कई तरीकों से डिवाइड करते हैं। जो हमारे इलाज के लिए महत्वपूर्ण होता है उसमें हम डिप्रेशन को उसकी गंभीरता के आधार पर डिवाइड करते हैं कि माइल्ड है डिप्रेशन जिसमें थोड़े से लक्षण है, मॉडरेट है जिसमें थोड़े और ज़्यादा लक्षण है, या फिर सीवियर है डिप्रेशन कि वो बहुत गंभीर
हो चुका है। अगर किसी व्यक्ति की नींद और भूख की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और आत्महत्या के विचार बहुत प्रबल आ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कहा जाता है कि इसको सीवियर डिप्रेशन हो गया है। ठीक है जी। हालांकि डिप्रेशन को कई और तरीकों से भी डिवाइड किया जाता है। जैसे डिप्रेशन का एक प्रकार होता है जिसको हम लोग बाइपोलर डिसऑर्डर डिप्रेशन कहते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर एक दूसरी तरह की मनोअवस्था है, मानसिक बीमारी है, जिसमें व्यक्ति को डिप्रेशन भी होता है और साथ में कभी कभी जीवन में ऐसे लक्षण आ सकते हैं जो मेनिया नामक बीमारी होती है कि व्यक्ति अपने को नॉर्मल से ज़्यादा खुश महसूस करने लग गया है, ज़्यादा बड़े विचार आ रहे हैं, ज़्यादा ऊर्जा आ गई है और गलत निर्णय लेने लग गया, नींद की आवश्यकता कम हो गई। तो इस तरीके की जो एक मानसिक अवस्था होती है उसको मेनिया कहते हैं। और जब किसी एक ही व्यक्ति में मेनिया और डिप्रेशन दोनों तरह के सिम्टम्स हो रहे हो तो ऐसे डिसऑर्डर को बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं जी। एक दो और बातें हैं, मैं पहले पूरा कर लूँ उसको। ठीक है। डिप्रेशन के कुछ और सब टाइप भी हो सकते हैं, प्रकार। जैसे एक बहुत कॉमन अवस्था देखी जाती है कि प्रेगनेंसी के बाद में ऐसा देखा जाता है कि लगभग 8 से 10% महिलाएं निराशा और उदासी का शिकार हो सकती हैं। ये एक स्पेसिफिक टाइप का डिप्रेशन है जिसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। इसका संबंध जो हार्मोनल चेंजेस हुए हैं व्यक्ति के गर्भावस्था के दौरान उनसे होता है। और एक और विशेष तरह का डिप्रेशन होता है जिसको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है कि जब वातावरण में टेम्परेचर के एक्सट्रीम वेरिएशंस होते हैं तो वो भी हमारी मनोवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोगों में जब बहुत ज़्यादा गंभीर सर्दी होती है, बहुत एक्सट्रीम सर्दियाँ होती हैं, उस समय डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ सकती है जो लोग सेंसिटिव हैं इस परिस्थिति के लिए। तो इस तरह के डिप्रेशन को सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है। तो ये कुछ प्रमुख टाइप्स हैं डिप्रेशन के। जी सर, अगर डिप्रेशन के हम इलाज की बात करें तो इसका इलाज किन किन तरीकों से किया जा सकता है? जी, तो डिप्रेशन देखिए, पहली बात ये बहुत एक महत्वपूर्ण मैसेज है कि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसका ज़्यादातर केसेस में बहुत ही प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता है। डिप्रेशन कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसके बहुत सारे प्रभावी इलाज के तरीके मौजूद हैं। अब डिप्रेशन किसी व्यक्ति में किस तरीके से इलाज किया जाना है ये कई सारी परिस्थितियों पर निर्णय किया जाता है इस बात का। जो दो प्रमुख तरीके जिनमें हम डिप्रेशन के इलाज को डिवाइड करते हैं वो एक फार्माकोथेरेपी मतलब दवाइयों के द्वारा इलाज, और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल करी जाती, अन्य तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो दवाइयाँ इस समय डिप्रेशन के लिए बहुत सारी प्रभावी दवाइयाँ मौजूद हैं जिनमें किसी तरह का कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई आदत पड़ने की संभावना नहीं होती है या किसी और तरह का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से दुष्प्रभाव की संभावना नहीं है, उनको एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस कहा जाता है। डॉक्टर मरीज की अवस्था को देखकर और उसके और एसोसिएटेड चीज़ों को देख के कि व्यक्ति की उम्र कितनी है, उसको कोई और शारीरिक बीमारी तो नहीं है, उसको कोई और हार्मोनल या फिर किसी और तरह की एंडोक्रिनोलॉजिकल समस्या तो नहीं, इन सब चीज़ों के आधार पर ये निर्णय किया जाता है कि कौन सी दवाई कितनी मात्रा में व्यक्ति को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। दूसरे तरह का जो इलाज का तरीका है वो नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीका है। इसमें सबसे प्रमुख हिस्सा होता है थेरेपी का, जिसको कि मेडिकल लैंग्वेज में साइकोथेरेपीज़ कहा जाता है। साइकोथेरेपीज़ जो है उसमें प्रमुख देखिए बात ये होती है कि डिप्रेशन में व्यक्ति कई बार अपने जीवन के आसपास की परिस्थितियों को बहुत ज़्यादा नकारात्मक तरीके से देखने लग जाता है। वो परिस्थितियाँ जिसमें सुधार की गुंजाइश है, वो परिस्थितियाँ जो आगे चलकर बेहतर हो जाने वाली हैं। डिप्रेशन के दौरान व्यक्ति को लगता है कि ये भी बेहतर नहीं हो सकता, ये भी खराब है, ये भी गड़बड़ है। उसको जीवन के हर हिस्से में कमियां, खराबियां, खामियां और मुश्किलें दिखाई पड़ने लग जाती हैं। और जब लगातार व्यक्ति ऐसी नकारात्मक मनोवस्था में बना रहता है तो उसके आसपास के लोग भी उससे कटने लग जाते हैं, उसके जीवन शैली में भी कई तरह की गड़बड़ियां शामिल हो जाती हैं। तो इस विशेष साइकिल को ब्रेक करने के जो प्रयास किए जाते हैं उनको थेरेपीज़ कहा जाता है। थेरेपीज़ में व्यक्ति की सोच को इस तरीके से बदला जाता है ताकि वो ज़्यादा रियलिस्टिक तरीके से अपने जीवन को देख सके, वो ये समझ सके कि
जो वो सोच रहा है क्या वास्तव में चीज़ें उतनी ही नकारात्मक हैं या फिर वो ज़रूरत से ज़्यादा नकारात्मक तरीके से चीज़ों को देख रहा है और समझ रहा है। और साथ में व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव करने के लिए उसे प्रेरित किया जाता है कि वो एक नियमित रूप से ज़िंदगी जीने लग जाए, ज़्यादा बेहतर सोशलाइजेशन करने लग जाए। कई बार लोग डिप्रेशन की अवस्था में अपने सिम्टम्स को कम करने के लिए कई तरह की नकारात्मक चीज़ों के असर में पड़ जाते हैं, जैसे ज़्यादा नशे का सेवन करने लग जाना, ज़रूर से ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करने लग जाना, या नींद को सिस्टम को गड़बड़ कर लेना। तो उन सब चीज़ों को डॉक्टरी मदद के द्वारा फिर से संतुलन में लाया जाता है। तो अगर विचारों को और व्यवहार दोनों पर काम किया जाए और उनको संतुलन में लाया जाए तो ये देखा जाता है कि काफ़ी लोगों को, खासकर उन लोगों को जिनका डिप्रेशन माइल्ड या मॉडरेट श्रेणी का है, उनको बिना दवाइयों के भी मदद करी जा सकती है। मतलब शुरुआती दौर का डिप्रेशन है तो उसे जो है दवाइयों के द्वारा और बाकी काउंसलिंग के द्वारा उसे ठीक किया जा सकता बिल्कुल है। हाँ जी दोस्तों, तो किस तरह से डिप्रेशन को ठीक किया जा सकता है इसके बारे में भी हम ज़रूर जानेंगे। श्रोताओं, आपको बताना चाहेंगे कि आप हमें, अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में आ रहा है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। आप मेल करने के लिए आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें, fm@kgmcindia.edu। इसके साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पेज पर जाकर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। सर, एक हमारे पास एक इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया है कि एक लड़की है जिसका ब्रेकअप भी हो चुका है, उसके पेरेंट्स दोनों की डेथ हो चुकी है। एक किसी को कैंसर था और एक मदर को जो है हार्ट प्रॉब्लम थी। तो अभी वो लड़की पूरी तरह से बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुकी है और उसे सुसाइडल थॉट आते हैं। तो वो जानना चाहती है कि वो क्या करे जिससे उसे ये जो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के विचार आ रहे हैं वो इसको कंट्रोल कर सके। जी, देखिए, ये जो बात बताई आपने, मैं इस बात से सहमत हूँ कि वो व्यक्ति एक मुश्किल जीवन की अवस्था से गुजर रहा है। लेकिन देखिए, बात ये समझने की है कि मुश्किलें जो है जीवन का हिस्सा हो सकती हैं और बहुत सारे लोग इस दुनिया में अलग अलग तरह की मुश्किलों के दौर से गुजरते हैं। अगर मुश्किल दौर में अगर आप इस बात को ध्यान रखें कि जो हमारा सोच है और हमारा भरोसा है और हमारा विश्वास है स्वयं पर और चीज़ों पर, वो एक सीमित अवस्था को लेकर नहीं है। हम जीवन में, लाइफ में बहुत सारे बड़े दायरे में भी रखकर चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। हम ये बात सोच सकते हैं कि हम अपने कैरियर को, हम अपने जीवन को ऐसी दिशा दें ताकि एक कोई सकारात्मक और कोई यूज़फुल काम कर पाएँ सोसाइटी के लिए। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा सामाजिक सहयोग, जैसे माता पिता नहीं रहे तो ऐसा सामाजिक सहयोग अवेलेबल नहीं है, तो वो व्यक्ति अगर अपने कैरियर में, अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाएगा तो वो कुछ भी ऐसे लोगों के लिए कर सकता है जो कि किसी और मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन साथ में अगर डिप्रेशन के सिम्टम बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि नींद में समस्याएं हैं या भूख में समस्याएं हैं या नकारात्मक विचार जैसे आत्महत्या जैसी बातें मन में आ रही हैं, तो समझने की ज़रूरत है कि ये डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। अगर ये लक्षण है तो इसका इलाज है और इलाज के जरिए इन लक्षणों को कंट्रोल में लाया जा सकता है और व्यक्ति को फिर से जीवन को सकारात्मक नज़रिए से देखने की प्रेरणा मिल सकती है और अपनी इस परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। जी, मतलब अगर आपके पास किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई भी नहीं है जो आपके वेल विशर्स हैं, अगर वो आपके साथ नहीं है और आप खुद को तनावग्रस्त महसूस करते हैं, तो आप अपने करियर पे फोकस करें, आप लोगों की मदद करें, आप अच्छे काम करें, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाएं और आप इन समस्याओं से दूर हो सकते हैं। सर, बहुत से लोगों के मन में ये भी आता है कि अगर उन्हें जैसे काफ़ी वक्त से डिप्रेशन है, 4 साल, 5 साल या 10 साल हो गए हैं और वो नहीं ठीक हो पा रहे हैं, उनकी नींद ठीक नहीं हो पा रही है, उन्हें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में तो पिछले 10 साल से कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, तो आगे भी अच्छा नहीं होगा, और वो ट्रीटमेंट लेना भी चाहते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि वो मेडिसिन ना लें। तो क्या कोई तरीका है जिससे बिना मेडिसिन के वो ज़िंदगी को ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये निर्णय कि मेडिसिन लेनी है या नहीं लेनी है, ये मेरा सजेशन ये है कि डॉक्टर और उस व्यक्ति के बीच में डिस्कशन करके एक जॉइंट डिसीजन किया जाना चाहिए। ठीक है, मेडिसिन लेने की आवश्यकता है या नहीं है, ये मैं अपनी मर्जी से डिसाइड करूं, ये समझदारी नहीं है। मुझे अगर डायबिटीज़ है और मैं डॉक्टर के पास जाऊं और कहूं मैं डॉक्टर मेडिसिन नहीं लेना चाहता,
तो अगर मेरा शुगर का लेवल ऐसा है जो केवल मेरी लाइफस्टाइल और मेरे डाइटरी सिस्टम से कंट्रोल नहीं हो सकता, तो मेडिसिन न लेने की जिद कोई समझदारी भरी जिद नहीं है। तो ये एक स्टिग्मा या इनहिबिशन है आपका, जो इस तरह की जिद कोई बहुत समझदारी भरी जिद नहीं हो सकती। इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि मैं हर व्यक्ति को प्रेरित कर रहा हूँ कि वो दवाई ही खाए और दवाई ही एकमात्र तरीका है डिप्रेशन से बाहर निकलने का। बहुत सारे लोग अपने डिप्रेशन या मानसिक अवस्थाओं से बिना दवाई के भी बाहर निकल सकते हैं। तो उसके लिए पहली बात तो यह है, जैसे आपने कहा, कोई व्यक्ति दसियों सालों से ऐसी मानसिक अवस्था से गुजर रहा है जिसमें वो डिप्रेस्ड है, तो मेडिकल सिस्टम में जैसे काउंसलिंग या थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, उसकी लाइफ को हम लोग एनालाइज करते हैं मेडिकल टर्म्स में और देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस व्यक्ति के जीवन में कंट्रीब्यूट कर रही हैं ऐसी अवस्थाओं को, जो इसके जीवन में ज़्यादा ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रही हैं जिससे डिप्रेशन हो सकता है। उन अवस्थाओं में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मॉडिफिएबल हैं। के जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपको दुख और कष्ट है, लेकिन हम उन सारी चीज़ों को बदल नहीं सकते, लेकिन हम कुछ चीज़ों को ज़रूर बदल सकते हैं। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम किन किन चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं और फिर उन बदलावों को देखते हैं कि हम कैसे स्टेप बना सकते हैं उनके, जिन स्टेप वाइज मैनर में वो चेंजेस पॉसिबल है। अगर हम आपको कहें कि आपको पहली मंजिल पर छत पर जाना है, तो आप सीधे एक कदम में छत पर नहीं पहुंच सकते। हम लोग एक एक कदम सीढ़ी पर बढ़ाते हैं और सीढ़ी के जरिए छत पर पहुंचते हैं। तो वैसे ही लाइफ में जो चेंजेस हैं, जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं, हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि पहले तो किन किन अवस्थाओं में चेंजेस पॉसिबल है और जो वो चेंजेस पॉसिबल है उनके क्या स्टेप्स हो सकते हैं, क्या ऐसे स्टेप जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकें। क्योंकि अगर कोई बदलाव लाना है आपको, तो वो चीज़ें आइडेंटिफाई करके जहाँ पर चेंजेस पॉसिबल है वो चेंजेस हमको करने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग केवल विशफुल थिंकिंग में जीते हैं कि मेरा डिप्रेशन ठीक हो जाए, मैं ऐसा ना फील करूँ, कुछ ऐसा हो जाए कि मैं बेहतर महसूस करने लगूँ, लेकिन वो उसके लिए कुछ कर नहीं रहे। अगर आप कुछ करेंगे नहीं, केवल विशफुल थिंकिंग में जिएंगे, तो फिर आपकी परिस्थिति नहीं बदलेगी। अगर आप जो करते आए हैं, एक कहावत है कि अगर आप जो करते आए हैं तो वही होता रहेगा जो होता आया है। अगर आपको कुछ बदलना है, कुछ आप चाहते हैं कि मेरे भविष्य में बदलाव हो, तो आपको वो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी अपने जीवन में जहाँ पर चेंज की संभावना है, और फिर वो चेंजेस कैसे लाए जा सकते हैं, उनके लिए स्टेप वाइज मैनर क्या हो सकते हैं, ये आप अपने थेरेपिस्ट, डॉक्टर या जो भी आपका व्यक्ति जो हेल्प कर रहा है उसके ज़रिए, आप डिस्कशन के ज़रिए ये बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी बदलाव की जो शुरुआत होती है वो स्लो हो सकती है, वो डिफ़िकल्ट हो सकती है, चेंज थोड़ा पेनफुल हो सकता है, चेंज थोड़ा एफर्ट मांगता है, लेकिन अगर ये पेन और एफर्ट आप देते हैं तो ज़्यादातर लोगों की अवस्था में बदलाव होता है। ये मैं इतने सालों में देख रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग इससे मदद उनको हो जाती है। जी। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, आप हमारे KGMU के इस गूंज में आए, रेडियो चैनल में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर, और ये जो पहल हुई, जो शुरुआत हुई है डॉक्टर विनोद जैन की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी लोगों का कि जिन्होंने इसकी शुरुआत करी। देखिए, मेडिकल सेक्टर में सही और उचित जानकारी लोगों तक पहुंचाना ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है लोगों को मदद करने का। तो रेडियो गूंज लोगों तक सही और राइट मेडिकल इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहा है, इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सब लोगों के लिए। जी, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई, हमारे श्रोताओं को बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो